आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम लोग देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो दो टर्म्स होते हैं ये हैं आपके बिजनेस यानी व्यवसाय और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के बारे में। देखिए, जो बिजनेस आपका टर्म है ये बिजनेस टर्म आपका बिजी वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, बिजी वर्ड से बना हुआ है तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है व्यस्त रहना। तो व्यस्त रहने का अर्थ होता है, लेकिन व्यस्त रहने का जो उद्देश्य होता है ये है आपका अर्थोपार्जन करना। आप व्यस्त रहते हैं लेकिन आपको कोई अर्थोपार्जन नहीं होता है तो समझिए कि दिक्कतें तो आएंगी ही। तो बिजनेस जो होता है इसका अर्थ होता है क्या, इसका उद्देश्य होता है अर्थोपार्जन करना। चलिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई। बिजनेस बिजी वर्ड से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है व्यस्त रहना। तो व्यक्ति दो तरह से व्यस्त रहता है, एक जिससे उसके कुछ इनकम होते हैं, तो दूसरा जिससे उसकी कोई इनकम नहीं होती है, तो जिससे उसको आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। और जिससे जिस कार्य के प्रति वो व्यस्त रहता है और उसे कोई इनकम नहीं होती है, आय प्राप्त नहीं होती, उसे गैर आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक महिला अपने बच्चों और पति की सेवा घर पे करती है तो वो गैर आर्थिक क्रियाकलाप हो गए। वही यदि नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में काम करती है, उसके एवज में उसे कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो उसके लिए आर्थिक क्रियाकलाप हो गए। लेकिन बिजनेस में आर्थिक क्रियाकलाप का ही अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है आपको आर्थिक क्रियाकलाप में आता है उत्पादन, दूसरा आता है आपका वितरण, तीसरा है विनिमय और चौथा है उपभोग के बारे में। उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, ये सभी सम्मिलित रूप से आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। लेकिन व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में जब हम, चूँकि व्यवसाय से ही ये जुड़ा हुआ है, तो व्यावसायिक क्रियाकलापों की जब हम बात करेंगे तो इसमें इस चीज़ को छोड़ दिया जाता है। किसे? उपभोग को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें सिर्फ तीन चीज़ें आपको, उत्पादन, वितरण और विनिमय, ये चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि अब सवाल ये है कि ये इसमें उपभोग को क्यों छोड़ा गया है। तो देखिए, उपभोग जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी उसको मेज़र आप नहीं कर सकते हैं, यानी उसके प्रॉफिट को आप नहीं माप सकते हैं। उससे जो बेनिफिट होती है आप सिर्फ उस बेनिफिट को माप सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट को ही आप माप सकते हैं। इसीलिए उपभोग को आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पेज में। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना होगा। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं ये व्यावसायिक क्रियाओं की तुलना में ज़्यादा व्यापक होती हैं, क्योंकि आपने देखा उसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय को शामिल किया गया, उपभोग को शामिल नहीं किया गया था। पिछले पेज में हम देख लेते हैं, इसमें आप देखेंगे उत्पादन, वितरण और विनिमय को शामिल किया गया था, यही व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत थी। जबकि आर्थिक क्रियाओं में एक स्टेप जो ये है उपभोग, उसको शामिल किया गया था। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं जो हैं, आर्थिक क्रियाएं ये व्यावसायिक क्रियाओं की तुलना में ज़्यादा व्यापक होती हैं। अब इसी पेज पर इस प्रकार से हमने लिखा है, आर्थिक क्रियाएं जो हैं ये व्यावसायिक क्रियाओं की तुलना में ज़्यादा व्यापक होती हैं। अब चलते हैं,
अपितु व्यावसायिक क्रियाओं में आर्थिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। तो बात सही है, व्यावसायिक क्रियाओं में आर्थिक गतिविधियां तो शामिल होती हैं, चूँकि व्यावसायिक गतिविधियां जो होती हैं वो समस्त व्यावसायिक गतिविधियां जो इन टर्म्स ऑफ जिनसे मुद्रा जनरेट होती है वो आर्थिक क्रियाओं से ही संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार व्यावसायिक क्रियाएं जो होती हैं, व्यावसायिक क्रियाओं में आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ये आर्थिक गतिविधियां नियमित आधार पर वस्तु के उत्पादन और विनिमय से जुड़ी होती हैं। देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप में जैसे कोई सेकेंड हैंड साइकिल हमने लिया, उसे बेच दिया, तो वो भी एक आर्थिक क्रियाकलाप है, लेकिन वो व्यवसाय नहीं है। लेकिन यही कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड साइकिल को ही खरीद करके उसे मेंटेन करके बेचने का काम करता है और ये नित्य निरंतर करते रहता है, तो ये उसका व्यवसाय हो जाता है। तो उस हिसाब से आर्थिक गतिविधियां नियमित आधार पर, देखिए ये आर्थिक गतिविधियां, कौन सी आर्थिक गतिविधियां? व्यवसाय की आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, व्यवसाय की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ये नियमित आधार पर वस्तु के उत्पादन और विनिमय से जुड़ी हुई होती हैं। बस इसी को हमें ध्यान में रखना होगा कि व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, व्यावसायिक आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, ये क्या होती हैं? नियमित होती हैं। नियमित आधार पर इसमें जो होता है वस्तु का उत्पादन और विनिमय चलते रहता है। अब नेक्स्ट जो हमारा ये है कि व्यवसाय, इस तरीके से व्यवसाय के विकास की अब कुछ अवस्थाओं को हम देख लेते हैं। व्यवसाय के विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? व्यवसाय का जो विकास हुआ वो 6 अवस्थाओं से होकर के व्यवसाय का विकास हुआ है। एक है आत्मनिर्भरता का युग। इस आत्मनिर्भरता के युग में आपने देखा कि मनुष्य जो था वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही करता था। भूख लगती शिकार करता, प्यास लगती पानी पीता और रहने के लिए कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ कर लेता था। तो इस तरीके से वो आत्मनिर्भर था, स्वावलंबी था। जब पशुपालन उसने किया, नेक्स्ट जो उसका स्टेप था, उसने देखा क्या कि पशुओं से मांस भी मिल जा रहे हैं, तो उसने पशुओं को पालना शुरू किया और पशु उसकी रक्षा भी करते थे और पशुओं से उसे भोजन भी मिल जाता था। और नेक्स्ट स्टेप क्या था कि उसने पशुपालन के बाद में पौधों को भी पालना शुरू किया। तो इस तरीके से उसने फसलों का उत्पादन शुरू किया और पशुओं की सहायता उसने दी, खेती स्टार्ट की उसने। अगला है आपका चौथा स्टेप, ये है हस्तकला का युग। वस्तुओं का निर्माण वो करने लगे और एक दूसरे से आवश्यकताओं की वस्तुओं का विनिमय करने लगे। तो ये हस्तकला का युग था। और अगला है गृह उद्योग का युग। ये गृह उद्योग के युग में ही मध्यस्थों का उदय हुआ। मध्यस्थ यानी व्यापारी वर्ग जो निर्माण किए गए वस्तुओं को लेकर के जो जिनको आवश्यकता होती थी उनको देते थे ये। तो इस तरीके से घरेलू स्तर पे उद्योग स्थापित हुए और औद्योगिक युग जो आधुनिक वर्तमान रूप का है, जिसको हम देख सकते हैं कि इस युग में संयंत्रों के द्वारा और कैसे संयंत्रों के माध्यम से, आधुनिक प्रबंध के माध्यम से उद्योग स्थापित किए गए। लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही औद्योगिक युग की शुरुआत हुई, जब कारखाना प्रणाली की शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी में। तो उस समय भी आपको बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए थे जिनके विषय में आपको पता होंगे। जैसे स्पेनिंग जेनी है, इन्होंने भी आविष्कार किया था कुछ चीज़ों का। चलिए, तो पावरलूम का भी इस्तेमाल हुआ था। पावरलूम के बाद में आप ये देख सकते हैं क्या कि पावरलूम के अतिरिक्त आपको इस अवस्था में करीब फ्लाइंग शटर और स्टीम इंजन, इन सारी चीज़ों का जो था आविष्कार, यानी उसका इन्वेंशन हुआ था। तो इस तरीके से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक युग की शुरुआत उस समय हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। ये है अब
उपरोक्त चीज़ों को हमने देखा, व्यवसाय के बारे में देखा, तो अब व्यवसाय की परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। व्यवसाय की परिभाषा क्या होती है? देखिए, व्यवसाय की परिभाषा को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है संकीर्ण अर्थ, दूसरा है व्यापक अर्थ, तो तीसरा है आधुनिक संदर्भ में व्यवसाय की परिभाषा क्या है। तो संकीर्ण अर्थ में वस्तुओं का क्रय विक्रय ही व्यवसाय कहलाता है, जबकि व्यापक अर्थ में उत्पादन के अतिरिक्त अन्य मानवीय क्रियाएं जो लाभोपार्जन में सहायक होती हैं, वो क्या होता है? व्यवसाय कहलाता है। ये व्यापक परिभाषा में दिया गया है। ये चीज़ें व्यापक परिभाषा के अंतर्गत दी गई हैं। तो इसमें मानवीय क्रियाओं में हमने देखा क्या कि जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं उसको भी इसमें गैर आर्थिक क्रियाएं जो हैं इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो उत्पादन के अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं यानी कि गैर आर्थिक क्रियाएं भी जो लाभोपार्जन में सहायक होती हैं, तो ये व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आ गया। और आधुनिक परिभाषा में हम देखेंगे क्या? आधुनिक परिभाषा में वे समस्त आर्थिक क्रियाएं जो उत्पादन और वितरण से संबंधित होती हों और जिनका उद्देश्य समाज कल्याण द्वारा लाभ कमाना हो, ये व्यवसाय कहलाता है। तो आधुनिक संदर्भ में व्यवसाय की जो परिभाषा है, ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो उत्पादन और से लेकर वितरण तक, उत्पादन और वितरण से संबंधित होती हैं, जिनका उद्देश्य समाज कल्याण द्वारा लाभ कमाना होता है, व्यवसाय कहलाते हैं। चलिए, धन्यवाद।